Hello and welcome to this class of physics. My name is Akash and I am teaching physics for class 9th. First chapter is motion. So what is motion and how can we tell anything which is in motion or is not in motion or at rest? There are two things in physics. An object can be in motion. An object can be in motion, or if it is not in motion, we can say it is at rest. In motion or at rest. How can we say that? कैसे बता सकते हैं? अब जैसे मैं यहाँ पर इस हाथ को लूँ और इसमें यहाँ पर इस उंगली के बारे में बात करूँ, इस उंगली का अगर अभी आप टाइम नोट करते हो घड़ी में, तो ये वाली उंगली अंगूठे के एक पर्टिकुलर टाइम पर यहाँ पर है, ओके, और धीरे धीरे टाइम के साथ ये उंगली यहाँ से अंगूठे से दूर हो जाती है। तो ये अंगूठा इसकी सराउंडिंग हो गया, फिर ये उंगली या फिर ये पूरा हाथ, मेरा चेहरा, ये सब इस उंगली के लिए सराउंडिंग हो गई। तो जब ये उंगली अपनी सराउंडिंग के हिसाब से बदल रही है अपनी पोजीशन को, पहले यहाँ थी फिर ये यहाँ चलेगी। जैसे ये पेन है, ये पेन है, पहले ये पेन इस हाथ के पास यहाँ था, धीरे धीरे ये पेन यहाँ आ गया, तो इस पेन की पोजीशन बदल गई विद रिस्पेक्ट टू दिस सराउंडिंग। इससे ये पेन यहाँ आ गया, मेरे चेहरे पे पहले यहाँ था, मेरे चेहरे के पास अब पहले यहाँ था, अब यहाँ पर आ गया। सो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज said to be in motion। एक ऑब्जेक्ट को मोशन में कहा जाता है if it changes its position with respect to its surrounding। with respect to का मतलब होता है अपने हिसाब से, with respect to इट्स सराउंडिंग्स। जब एक ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से, विद टाइम, समय भी होता है विद टाइम, अगर एक ऑब्जेक्ट समय के हिसाब से अपनी सराउंडिंग, समय और सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन को बदल दे तो वो मोशन है। अब देखो दूसरा एग्जांपल, पहले ये यहाँ है, टाइम चल रहा है, अभी भी यहाँ है, कोई मूवमेंट नहीं है, अभी भी यहाँ है, तो ये हाथ में जहाँ था ये वहीं का वहीं है। It is not changing its position with respect to its surroundings. So this pen is said to be not in motion, it is at rest. So an object is said to be in motion if it changes its position with respect to its surroundings with time, and if an object is not changing its position with respect to its surrounding, it is said to be at rest. एक और चीज़ आती है, एक और चीज़ आती है कि ऑब्जेक्ट मोशन पे है या मोशन, या इसको रिलेटिव बोलते हैं, रिलेटिव वर्ड आता है। रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव। क्या मतलब इसका रिलेटिव? रिलेटिव का मतलब जुड़े हुए हैं, रिलेटिव का मतलब जुड़े हुए, जैसे आप कोई रिलेटिव हो गए उससे आप जुड़े हुए। तो जैसे अगर मैं बात करूं, सपोज मैं ट्रेन में बैठा हुआ हूं, मैं बैठा हुआ हूं ट्रेन में, और अब मैंने इस पेन को यहां पकड़ रखा है इस हाथ के पास, तो अभी ये पेन मेरा इस हाथ के पास है। ट्रेन की अगर मैं बात करूं तो ये पेन वहीं का वहीं है जहां मेरा हाथ था, एंड इट इज़ नॉट एट ऑल मूविंग अकॉर्डिंग टू मी। अगर मैं बैठा हुआ हूं ट्रेन में और मेरी नज़रों से मैं देख रहा हूं, या फिर मेरे ट्रेन में कोई और साथ में बैठा हुआ है ट्रेन में या बस में, वो देख रहा है, तो वो बोल रहा है भाई ये पेन चल नहीं रहा है, ये पेन यहीं का यहीं है। बट अगर कोई आदमी, ये कोई ट्रेन हो गई, कोई आदमी, ट्रेन, कोई आदमी यहाँ इस पेड़ के पास, यहाँ कोई एक आदमी खड़ा हुआ है, यहाँ अगर कोई आदमी खड़ा हुआ है, वो अब देख रहा है कि पहले मैं यहाँ था तो मेरे पास यहाँ वो पेन था, अब जब ये ट्रेन चल पड़ी है तो ये मेरी पोजीशन थोड़ी सी इस ट्रेन की आगे सरक गई और मैं यहाँ आ गया, तो नज़रें क्या हो गई, वहाँ हो गई। तो मैं जो साइड में बैठा हुआ आदमी था उसके अकॉर्डिंग तो मैं मोशन में नहीं था, ना ही मेरा पेन मोशन में था, लेकिन जो आदमी बाहर पेड़ के पास खड़ा हुआ है, अकॉर्डिंग टू हिम आई एम इन मोशन, एंड मेरा पेन भी मोशन में है, तो ये पेन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो रेस्ट पर होना किसी चीज़ का या मोशन में होना, ये डिपेंड करता है सराउंडिंग पर, ठीक है।
जैसे हम सभी नॉर्मली बोलते हैं कि मैं बैठा हुआ हूं तो मैं अभी रेस्ट पर हूं, बट एक्चुअली आई एम मूविंग बिकॉज दिस अर्थ मूविंग, विद दिस अर्थ आई एम मूविंग, आई एम गोइंग राउंड एंड राउंड। पता नहीं कितने हजारों किलोमीटर की स्पीड से हम इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं ऐसे मंडरा रहे हैं। अर्थ ऐसे ऐसे घूम रही है, सूरज के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रही है, सूरज खुद मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे ऐसे घूम रहा है, मिल्की वे गैलेक्सी जैसी पता नहीं लाखों गैलेक्सीज इस यूनिवर्स में घूम रही है। तो वी आर नॉट इन मोशन, एक्चुअली देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड इन एट रेस्ट, वी आर इन मोशन। हम रेस्ट पर हैं लेकिन फिर भी हम मोशन में हैं, ठीक है। तो रेस्ट और मोशन दोनों चीजें क्या हैं, जुड़ी हुई हैं, बोथ आर रिलेटिव, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन इट्स सराउंडिंग कि वेदर कोई चीज रेस्ट पर आ रही है या मोशन में आ रही है। तो ये हो गया रेस्ट और मोशन के बारे में, गॉट इट। इसके बाद बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन, देखो भाई, यहां से एक आदमी चला, यहाँ से चला और यहाँ तक आया, डिस्टेंस उसने कवर किया 1 मीटर, टाइम लिया उसने 1 सेकेंड। फिर यहाँ से यहाँ चला, अगेन उसने 1 मीटर लिया, टाइम लिया 1 सेकेंड। अगेन यहाँ से यहाँ चला, 1 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, 1 सेकेंड लिया। अगेन यहाँ से यहाँ चला, 1 मीटर का डिस्टेंस कवर किया और 1 सेकेंड लिया। इन ऑल दीज 4 स्टेप्स वो क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है और टाइम भी बराबर ले रहा है, 1-1 सेकेंड का ही टाइम ले रहा है। तो इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल अमाउंट्स ऑफ टाइम, अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल बोल दो, कोई ऑब्जेक्ट बोल दो, पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस को कवर करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन में तो है लेकिन अब उसको बोला जाएगा यूनिफॉर्म मोशन में। और अगर इस यूनिफॉर्म मोशन का मैं ग्राफ बनाऊंगा समय के हिसाब से, अब मैं इस पॉइंट को जीरो पॉइंट को मैं मान लेता हूं इनिशियल पॉइंट है, यहां से मैं सब कुछ नाप रहा हूं। ये वाला मेरा ग्राफ है, यहां पर टाइम 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। तो 0 सेकेंड पर वो ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं था, कहीं चला नहीं, यहाँ पर है। फिर जब 1 सेकेंड हुआ तो ऑब्जेक्ट 1 मीटर चला गया, ये टाइम है, यहाँ पर डिस्टेंस है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ये मीटर में है 1, 2, 3, 4, 5, ये पोजिशन है, पोजिशन, और यहाँ वाला टाइम है। तो जब 0 पे था तो 0 पे 1 सेकेंड में ये इस तरफ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 1 सेकेंड में वो 1 पर पहुंच गया, 2 सेकेंड में वो 2 मीटर पहुंच गया, 3 सेकेंड में वो 3 मीटर पहुंच गया, 4 सेकेंड में 4 मीटर। तो जब पोजीशन टाइम ग्राफ हम बनाएंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कोई एक स्लोप बनाएगी, ठीक है। और वही जो स्लोप होगा इस लाइन का, वो स्लोप वेलोसिटी के बराबर आएगा। स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी v. Okay, so what is uniform motion? An object is said to be in uniform motion if it is covering equal distances and equal amounts of time. Okay, तो फिर नॉन यूनिफॉर्म क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म में कोई भी आड़ा टेढ़ा ग्राफ बन जाएगा, ऐसे गया, पहले उसने ज़्यादा कवर किया डिस्टेंस, फिर कम कवर किया, ऐसे करके यहाँ पर उसका डिस्प्लेसमेंट आ गया और यहाँ पर आ गया उसका टाइम। ओके, कोई भी आड़ा टेढ़ा ग्राफ। सो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट डज नॉट कवर इक्वल अमाउंट्स ऑफ डिस्टेंस या इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल अमाउंट्स ऑफ टाइम। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट जैसे कवर करेगा, पहले 1 सेकंड में इतना ही चला, दूसरे 1 सेकंड में इतना ज़्यादा चल गया, तीसरे सेकंड में इतना चल गया, चौथे में इतना चल गया। तो हर 1 सेकंड में, टाइम तो वो 1 सेकंड ले रहा है, लेकिन हर 1 सेकंड में उसका जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है। आगे यहाँ पर भी 1 सेकंड, यहाँ पर उसने 1 मीटर कवर किया, यहाँ पर उसने 5 मीटर कवर कर लिया, यहाँ पर उसने 1.5 मीटर या 2.5 मीटर कवर किया, यहाँ पर उसने 3 मीटर कवर कर लिया। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स unequal displacements in equal amounts of time, they are said to be, that object is said to be in non-uniform motion. अलग अलग डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहा है सेम टाइम में, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। या फिर आप ये बोल सकते हो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है अलग अलग टाइम पीरियड में। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल अमाउंट्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन अनइक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, तो भी नॉन यूनिफॉर्म है। और इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन अनइक्वल टाइम, तो भी नॉन यूनिफॉर्म है। और अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो भी वो नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आ गया समझ में?
ठीक है, अभी आगे चलते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो वर्ड होते हैं। डिस्टेंस, देखो ये कोई मक्खी है, ये यहाँ से चल रही भिन्न, यहाँ पहुँच गई घूमते हुए, यहाँ ए से चली और अल्टीमेटली यहाँ बी पर पहुँच गई, यहाँ बैठ गई। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है, ए से चलकर बी पर जाना डिस्प्लेसमेंट होता है। What is displacement? Displacement is the shortest path from initial position to final position. Displacement is the shortest path from initial position A to final position is called displacement, shortest. और displacement की कोई मतलब लेंथ कम ज़्यादा नहीं होती, वो एक पर्टिकुलर जो डिस्टेंस आ गया, मान लिया मैंने मान लिया कि यहाँ पर ये 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये 5 ही है, ये 5.1 भी नहीं होगा। ओके, अब बात करते हैं डिस्टेंस की। ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, शॉर्टेस्ट जो है वो डिस्प्लेसमेंट है और ये जो आड़ा टेढ़ा है ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड या कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब पहले वो मक्खी यहाँ से ऐसे यूं करके यूं आड़ी टेढ़ी घूम कर गई है, तो ये वाला जो ऊपर वाला है ये इसको अलग कलर से बना देते हैं, थोड़े कलर्स का फायदा भी उठाएं। ये जो ग्रीन कलर का रास्ता आड़ा टेढ़ा बनाया हुआ मक्खी के द्वारा, ये बन गई मक्खी। तो ये जो मक्खी यहां से उड़कर गई है इस ग्रीन वाले रास्ते के ऊपर, दिस ग्रीन पाथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, एंड दिस वन रेड कलर इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, अब अगर डिस्प्लेसमेंट का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी आ गया कि ए से बी की तरफ ही होगा, ओके, तो जिस चीज का डायरेक्शन होता है वो वेक्टर होता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर quantity. Displacement is a vector quantity, distance is a scalar quantity. अब डिस्प्लेसमेंट देखो, अगर ये मक्खी यहाँ से उड़ी ए पॉइंट से और उड़ के घूम घाम के ये वापस ए के ऊपर ही आ गई, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस किसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। अब जब इनिशियल और फाइनल दोनों सेम ही होगा, भाई यहाँ ये मक्खी बैठी थी ऐसे उड़ के, यहाँ से बैठी थी, यहाँ से उड़ी घूमी घामी और वापस यहीं आ गई, तो इस केस में इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इस केस में, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, बट डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अगर एक बार एक ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी। Okay, so displacement can be zero. Displacement is a vector quantity. Displacement is the shortest path from initial position to the final position. Distance is a scalar quantity. जो वेक्टर नहीं है वो क्या है, स्केलर है, जिसका सिर्फ डायरेक्शन सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ एक वैल्यू होती है, ठीक है। और डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव और जीरो, क्योंकि वेक्टर है, वेक्टर नेगेटिव और जीरो हो सकते हैं। ये तीन बेसिक डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। वहीं वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजिशंस डिवाइडेड बाय टाइम। Displacement displacement from the initial position to final position per unit time is called the velocity. Speed is distance per unit time. Again distance scalar है तो speed भी क्या हो गई, scalar हो गई, speed भी क्या हो गई, scalar हो गई, क्योंकि ये स्केलर से बनी है, डिस्टेंस से बनी है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से बनी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर था तो वेलोसिटी भी क्या हो गई, वेक्टर। वेक्टर को ऐसे दिखाते हैं, ये वेलोसिटी है, ऊपर इस पे ऐसे तीर लग जाता है, ओके। जैसे ये कोई वेक्टर ए है तो इसके ऊपर ऐसे तीर लग गया, एक्सीलरेशन ये ए और ये इसके ऊपर तीर लग गया, वेक्टर। ओके, आगे चलते हैं। सो अगेन speed is scalar, speed is scalar, speed is actual path covered per unit time. Speed can never be zero or negative. Velocity is a vector quantity, it can be zero or negative, it is displacement covered per unit time, displacement from initial to final position per unit
टाइम, ये हो गई वेलोसिटी। यहीं तक है इतना। अब एक दो न्यूमेरिकल है वो आप देख सकते हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। जैसे यहाँ एक ऑब्जेक्ट ऐसे गोल 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 घूम रहा है, ये एक रेडियस हो गई इसकी r, ओके। एक ऑब्जेक्ट यहाँ a से चलता है और यहाँ b पर पहुँचता है। उसके बाद ये पहला केस है, फर्स्ट केस, कि ऑब्जेक्ट a से चला और a से चलता 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 यहाँ b पर आ गया, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखो भाई, यहां से लेकर यहां तक ये कंप्लीट सर्कल है, तो यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो गया, हाफ सर्कल हो गया। और हाफ सर्कल का ये जो सरकमफेरेंस होगा यही तो एक्चुअल पाथ है, यही एक्चुअल पाथ है। तो ए से लेकर यहां से आते हुए इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस, और ये आधा हो गया। तो सरकमफेरेंस एक्चुअली 2 पाई r होता है। तो यहाँ 2 पाई r का आधा क्या हो गया, पाई इंटू आर। तो सरकमफेरेंस क्या हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया, सरकमफेरेंस पाई r के बराबर, ठीक है। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल a फाइनल b, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। भाई ये रेडियस r और ये रेडियस r 2r, तो ये दोनों क्या हो गए 2r। Displacement is 2r and distance is pi r. Okay, so this is again एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी के जैसा। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट इस रेडियस इस स्क्वायर पे घूम रहा है, यहाँ a पॉइंट से चला, a से b पर गया, b से c पर गया, ओके। तो यहाँ पर इसकी लेंथ है 10, स्क्वायर की लेंथ है 10। तो ये आदमी a से b पर गया और b से c पर गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। भाई इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन a एंड c, दिस इज, इधर देख, इधर a से c, ये वाला पॉइंट डिस्टेंस। और ये क्या होगा, ये अगर एक कंप्लीट स्क्वायर है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, 10 का स्क्वायर। पाइथागोरस तो पढ़ा ही होगा, ए का साइड यार, पाइथागोरस क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस ये कोई परपेंडिकुलर है यहाँ पर, ये a ये b ये c, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर इसका ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर इज इक्वल टू ac का स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इज इक्वल टू ac स्क्वायर। ये हो गया 10 स्क्वायर, ये हो गया 10 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू हो गया ac का स्क्वायर। तो ये 10 और 10, 10 का स्क्वायर 100 और 100 200 ac स्क्वायर। ac की वैल्यू हमारे पास आती है 200 का अंडर रूट, जिसमें से 100 इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 100 और 100 में से 10 बाहर आ जाएगा। तो ac की वैल्यू आ गई हमारे पास अंडर रूट 2 टाइम्स 10 रूट 2 लिख सकते हैं, इसको ऐसे उल्टा लिख दिया 10 रूट 2। तो इस क्वेश्चन में ये जो डिस्प्लेसमेंट हो गया AC, ये हो गया 10 रूट 2, और डिस्टेंस हो गया AB और AC से लेकर 10 और 10 20, ठीक है। डिस्टेंस आ गया सीधा हमारे पास 20 मीटर और डिस्प्लेसमेंट आ गया 10 रूट 2 मीटर्स। इन दोनों की यूनिट बराबर होती है। सेम अगर मैं वेलोसिटी बात करता, अगर मैं बोलता कि टाइम, पहला उसको A से B तक, A से C तक जाने में उसको अलग अलग टाइम, मतलब सेम टाइम तो सेम ही लगे, A से C तक जाने में इसको लगे हैं 5 सेकेंड लग गए, इसको लग गए 5 सेकेंड, ठीक है। तो अगर इसको 5 सेकेंड लगे तो स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या था 20 डिवाइड बाय टाइम 5 सेकेंड, 5 से डिवाइड करेंगे, डिस्टेंस ओवर टाइम आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड आ गई स्पीड। और यहीं मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। और डिस्प्लेसमेंट हमारा निकल कर आया 10 रूट 2 डिवाइड बाई टाइम कितना था 5, तो 5 से ये कट गया 2, तो ये आ गया 2 रूट 2। तो दोनों की वैल्यूज़ क्या हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। स्पीड जो होगी वो हमेशा या तो बड़ी होगी वेलोसिटी से या वेलोसिटी के बराबर होगी। और इन द सेम वे डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस वो या तो बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से या डिस्प्लेसमेंट के बराबर, इक्वल और कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन।
distance can be equal to or greater than displacement and speed can be greater than or equal to velocity. ओके आगे हम पहुंचते हैं जी इक्वेशंस के ऊपर। अब ग्राफ बनाते हैं, तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर बनाएं, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही बनाते हैं, सब कुछ इसी से आएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हो गया एक ऑब्जेक्ट, अभी जैसे बनाया था कि उसकी वेलोसिटी, उसका जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है। पहले एक ऑब्जेक्ट का ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ से हम ऐसे ले लेते हैं, ये उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है u, और ये यहाँ पर हमने मान ली इसकी फाइनल वेलोसिटी v। इस पॉइंट पर यहाँ पर 0 और यहाँ पर कुछ टाइम लग गया 2। तो यहाँ पर पहले एक चीज़ आती है, एक वर्ड जिसको मैं पहले मैथ में बताता हूँ कि स्लोप क्या होता है। व्हाट इज स्लोप? ये ग्राफ है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप, और ये ग्राफ है, ये हो गया पॉजिटिव स्लोप और ये हो गया नेगेटिव स्लोप। स्लोप निकलता कैसे, होता क्या है स्लोप, क्यों निकालते हैं? देखो, स्लोप होता है किसी भी चीज़ में चेंज देखने के लिए कि इसके हिसाब, जैसे ये अगर x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो स्लोप क्यों निकाल रहे हैं? तो हम निकाल रहे हैं कि x में कितना चेंज करने से y में कितना चेंज हो रहा है, यही होता है स्लोप। ठीक है, एक तो ये स्लोप हो गया। यहाँ पर क्या है कि x बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, y में देखो इतना सा ही चेंज आया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक y सिर्फ इतना ही ऊपर उठा है, और x यहाँ से लेकर यहाँ तक x इतना ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, x में बहुत ज़्यादा चेंज है, y में बहुत कम चेंज है। ओके, दोबारा अगर इसको देखें तो अगर मैं ये लाइन बनाऊँ तो इसमें क्या है, x तो थोड़ा सा ही चेंज हुआ है, या और तगड़ी लाइन बना लेते हैं ऐसे, x तो यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक ही गया है, और y यहाँ से लेकर यहाँ तक चला गया, इस लाइन में चेंज आ गया। तो यही करना होता है, इसको बोल दो y2, एक बार दोबारा बनाते हैं इसको, चेंज निकालना होता है इस वाले एक्सिस के x एक्सिस में चेंज होने से y एक्सिस में कितना चेंज आ रहा है, इसी को ही स्लोप बोलते हैं। ओके, ये एक ग्राफ बन गया, तो इसका स्लोप निकालेंगे। इस स्लोप को, इस ट्राइंगल का हम इसे tan थीटा भी बोल सकते हैं। tan थीटा क्या होता है, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसको थीटा बोल दो। तो यहाँ से एक वर्ड तो ये आ गया कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस इस ट्राइंगल के अंदर। दूसरी चीज़, चेंज निकाल रहे हैं, चेंज तो परपेंडिकुलर तो है, यही तो गैप, परपेंडिकुलर क्या है, ये लेंथ है, ये परपेंडिकुलर लेंथ है। इस लेंथ को यहाँ पर मैंने बोल दिया y1 और इसको बोल दिया y2। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक y1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक y2 है। तो y2 माइनस y1, ये जो गैप है इसको बोल सकते हो डेल्टा y। ठीक है, तो जो tan थीटा आया, tan थीटा को हम लिख सकते हैं डेल्टा y, चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। चेंज इन y क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x में चेंज x, इसको बोल दो, इस यहाँ वहाँ वाले पॉइंट को x2 और इस वाले पॉइंट को x1, तो x2 माइनस x1, ये आ गया स्लोप। x में चेंज होने से y में कितना चेंज हो रहा है, आया समझ में? अभी हम लेते हैं यहाँ पर ग्राफ, यहाँ पर हम ग्राफ लेते हैं किसका, यहाँ पर हम ग्राफ लेते हैं, ये है हमारे पास वेलोसिटी और ये हमारे पास x। इस पॉइंट को हमने बोल दिया इनिशियल वेलोसिटी, इस पॉइंट को बोल दिया फाइनल वेलोसिटी, ये आ गया चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, इस पॉइंट पर यहाँ पर x है और दूसरा x है अपना x पॉइंट पर। तो ये एक ग्राफ बना, यहाँ से ये स्लोप निकालेंगे। हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ये टाइम आ गया। अगर ये x एक्सिस के ऊपर हमारे पास टाइम है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम कितना लगा, t टाइम लगा, टाइम आ गया। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वेलोसिटी में चेंज कितना हो, भाई यहाँ पर u था वेलोसिटी और यहाँ पर v होगी, तो चेंज कितना हो, v माइनस u। तो देखो, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। पहला वर्ड आता है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा,
एक्सेलरेशन मिलेगा। तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। इनको इधर उधर शिफ्ट करेंगे तो a इंटू टी इज इक्वल टू आ गया v माइनस यू, और ए टी यहाँ पर u नेगेटिव था, यहाँ पर आके u पॉजिटिव हो गया, ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी। यहाँ से हमारे एक्सेलेरेशन की पहली इक्वेशन आ जाती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो एक्सेलेरेशन के बारे में बात करती है कि फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आ गया डेरिवेशन। ओके, इसके बाद हम आते हैं सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन की हम फिर दोबारा एक बार फिर से मैं ग्राफ की बात करूँगा। ये अपने पास ग्राफ है, ठीक है, ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दिया, ये वेलोसिटी और ये टाइम। अगर मुझे वेलोसिटी पता है और टाइम पता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? भाई वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट, जिसको एस से दिखाते हैं, डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। और अगर मैं वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर अगर मैं इस ट्राइंगल को कंप्लीट करूँ और यहाँ से वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करके निकालूँ तो क्या चीज़ निकल के आएगी? ये एरिया निकल कर आएगा, एरिया निकल कर आएगा इसका। तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ सीधा सीधा ले लेता हूँ मैं, फिलहाल कांस्टेंट वेलोसिटी ले लेता हूँ। यहाँ से कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, और ये टाइम। तो अगर ये रेक्टेंगल है, अगर ये रेक्टेंगल मैंने ले लिया तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक ही तो है ये वेलोसिटी, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम है। तो इस रेक्टेंगल का अगर मुझे एरिया निकालना है तो एरिया क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। यही तो आया था यहाँ पर, वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओ वाओ, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस area of velocity time graph gives us displacement, ठीक है। slope of velocity time graph gives us acceleration, slope of velocity time graph gives us acceleration and area of velocity time graph gives us डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जब भी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिल गया, उसका अगर आपने एरिया कैलकुलेट कर लिया तो आपने इनडायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करा है, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिराइव करते हैं इस इक्वेशन को। यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी है, इस पॉइंट पर क्या हो गई? फाइनल वेलोसिटी v, ये कोई टाइम है t जो कि 0 है, और ये एक फाइनल टाइम है जो कि t। अब अगर मैं इस क्या बोलते हैं इसको, पैरेललोग्राम रोमस क्या याद आ रहा है? ये ट्राइंगल हो गया और ये दो टुकड़े कर दिए, ये यहाँ पर ये ट्राइंगल और ये अगर मैं पूरा एरिया निकाल लूँ, इसका नाम देता हूँ ओ ए बी सी और डी। अगर मुझे इस ग्राफ का टाइम डिस्प्लेसमेंट निकालना है इस ग्राफ से, डिस्प्लेसमेंट, तो वो एरिया ओ ए बी सी डी के बराबर होगा। अगर मैं निकालता हूँ एरिया ओ ए बी सी डी तो ये एरिया मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आएगा, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस रेड कलर में। ये जो रेड कलर का जो एरिया दिखाई दे रहा है, यही होगा पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन दिस अमाउंट ऑफ टाइम, और वो आ जाएगा इसका एरिया। तो ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। अगर मैं इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालूं तो वो मेरा डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ जाएगा। तो ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का गैप, इसको इन दोनों पैरेलल लाइन से को जोड़कर इसे डिवाइड बाय 2 करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट s किसके बराबर हो गया? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी डी, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो गया? 1/2, इन दोनों का जोड़ बाई 2, इन दोनों का जोड़, यानी कि u प्लस v बाई 2, ये यहाँ पर आ गया, एंड मल्टीप्लाई इनका डिस्टेंस, वो आ गया t। ओके, तो यहाँ से हमारे पास आता है s इज इक्वल टू 1/2 u प्लस v इंटू टी। ओके, अगर मैं इसका t की वैल्यू क्या कर दूं? t एवरेज, t को फर्स्ट इक्वेशन से निकाल कर लूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या बताती है हमारी? फर्स्ट इक्वेशन बताती है कि v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू a, और v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल टू टी। अगर मैं इस t की इक्वेशन को यहाँ प्लग इन कर दूँ, ये वाली वैल्यू, तो कुछ निकल कर आएगा।
देखते हैं क्या निकल कर आएगा। s इज इक्वल टू 1/2 u प्लस v और मल्टीप्लाई यहाँ पर v माइनस यू बाई ए। ये सेकेंड इक्वेशन आती है। यहाँ पर हमें मिल रहा है कि u प्लस v a प्लस b एंड a माइनस b, और a प्लस b एंड a माइनस b क्या होता है, a प्लस b माइनस b होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट निकल कर आता है, डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू 1/2 u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, u स्क्वायर उल्टा हो गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई a, और यहाँ से हम a और 2 को इधर कर दें तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन, जिसको हम जनरली थर्ड बोलते हैं, वो निकल कर आ गई। ठीक है, पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसका इस्तेमाल होता है सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में। और थर्ड इक्वेशन होगी हमारे पास 2as, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब अगर इसी ग्राफ में मैं ट्रेपेजियम का एरिया ना लेकर ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल का एरिया लूँ, भाई इसको सेम तो था यहाँ पर, ये इनिशियल वेलोसिटी v हो गई, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का कुछ टाइम t, और ये इसका स्लोप आ गया a हमारे पास। तो अगर मैं इन दोनों का अलग अलग एरिया निकालूं, नीचे वाला एरिया क्या हो गया ये, और ऊपर वाला एरिया होगा a1 और नीचे वाला एरिया हो गया a2। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, टोटल एरिया a1 प्लस a2 है ना, a1 ये ट्राइंगल का एरिया प्लस a2 ये इस रेक्टेंगल का एरिया, टोटल एरिया ऑफ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से a1 की वैल्यू क्या हो गई 1/2 इंटू बेस आ गया t इंटू हाइट क्या आ गई ये v माइनस यू प्लस a1 क्या a2 क्या आ गया, a2 आ गया नीचे वाला एरिया क्या आ गया, बहुत ज़्यादा कचड़ पचड़ कर दिया, कचर ये यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर v। ठीक है, और इनको मैंने ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर एक तो आ गया ट्राइंगल का एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, और एक आ गया रेक्टेंगल का एरिया, इन दोनों एरिया को ज्वाइन करना है, बस इतना ही। तो नीचे वाले को अगर मैं a1 बोल देता हूँ, तो नीचे वाला एरिया a1 जो है वो क्या आ गया, यहाँ पर टाइम है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वो आ गया ये डिस्टेंस u और ये डिस्टेंस t। तो a1 की वैल्यू रेक्टेंगल ऑफ एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल क्या आ गया, u इंटू टी। पहला काम डन, जो कांड नहीं काम, पहला काम डन, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हाफ ए टी स्क्वायर में निकालेंगे हम इस ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस क्या हो गया टी इंटू ये डिस्टेंस क्या हो गया v माइनस यू। ओके, और v माइनस यू एक और अगेन ये ए टी होता है, हमें पता है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी नो दैट a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, और इस t को अगर मैं यहाँ भगा दूँ तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी होता है। v माइनस यू क्या हो गया ए टी, इस v माइनस यू को मैं ए टी लिख दूँ तो हमारे पास आ गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 इंटू टी मल्टीप्लाई, इसको दोबारा से ए टी लिख दिया, यहाँ से उठा ला इसको। ठीक है, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी लिख दिया, तो यहाँ ए टी स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई, जो कि सेकंड इक्वेशन होती है, वो इधर उधर हो गया थोड़ा सा दिमाग। s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 और a इंटू टी स्क्वायर्ड। तीनों इक्वेशंस अपने डिराइव हो गए। दीज थ्री इक्वेशंस आर द फंडामेंटल फाउंडेशंस और फंडामेंटल ऑफ मोशन में सबसे पहले ये तीनों इक्वेशंस लगती हैं। पहली इक्वेशन v फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट, और इसमें हमारे पास वेलोसिटी नहीं है दूसरी इक्वेशन में, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहली इक्वेशन में क्या नहीं है हमारे पास, पहली इक्वेशन में हमारे पास नहीं है डिस्प्लेसमेंट, दूसरी इक्वेशन में हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है, और तीसरी इक्वेशन में हमारे पास क्या नहीं है 2as टाइम नहीं है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, जब आपके पास टाइम नहीं दे रखा तो आपको इन दोनों इक्वेशंस का इस्तेमाल करना है। सिर्फ इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दे रखी होगी, डिस्प्लेसमेंट दे रखा होगा, एक्सेलेरेशन पूछ रखा होगा, एक्सेलेरेशन दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रखा है। ठीक है, यहीं से आगे फिर कल करेंगे एंड ठीक है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग,
Keep enjoying. Have a good time, man. Thank you.